स्वागत दोस्तों, आगे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी दे रही थी जिस बात की चेतावनी, बिल्कुल वैसा ही होने लगा है दोस्तों। और बताएंगे कैसे टीएमसी के बाद अब शिवसेना यूबीटी के सांसदों के अंतरात्मा जगाने की जा रही है कोशिश। आनंद फानन में बुलाया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा बैठक। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में जयराम रमेश ने बीजेपी का पूरा प्लान किया है एक्सपोज दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे राहुल गांधी ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान। और पंजाब के अंदर संगठन को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अचानक से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी दोस्तों। बताएंगे कौन से नए पर्यवेक्षक बनाए गए और क्यों, संगठन के अंदर क्या चल रहा है विवाद या फिर एकजुटता के लिए उठाया गया है कदम। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, आगे करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगी भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं पूरे संस्थान और तंत्र का इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए जिन पार्टियों के पास है मौका वो कांग्रेस पार्टी में करा ले अपना विलय ताकि पार्टी ना टूट पाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर यानी डिलिमिटेशन बिल को लेकर कराए गए मतदान के दौरान 17 अप्रैल को बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी दोस्तों। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 298 के आंकड़े पर सिमट गई दोस्तों, और 298 बीजेपी के पक्ष में पड़े और 230 लोगों ने इसका विरोध कर दिया, सांसदों ने विरोध कर दिया। 2/3 बहुमत लाना तो दूर की बात, बीजेपी बहुमत के इर्द गिर्द ही निपट गई दोस्तों, यानी 362 के आसपास का आंकड़ा चाहिए था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 64 सांसद कम रह गई और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जमकर बेइज्जती हुई दोस्तों। उसी बेइज्जती को रोकने के लिए, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है दोस्तों। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सांसदों को तोड़कर, इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़कर अपने साथ में लाकर नरेंद्र मोदी की हुई बेइज्जती का बदला लेने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। जयराम रमेश ने इसी ओर संकेत देते हुए टीएमसी के बाद एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी से कहा है कि आप लोग अपने सांसदों को बचा कर रखिए और मानसून सत्र से पहले तोड़ने की और ज्यादा कोशिश की जाएगी दोस्तों। और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आने लगा है। जो अपडेट है वो ये कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शिवसेना टूट की कगार पर पहुंच गई है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने आपातकाल बैठक मातोश्री के अंदर बुलाया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में 9 में से उद्धव ठाकरे के साथ सांसदों ने शिंदे से मुलाकात की है और शिंदे की पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में पहुंच गई है। यूबीटी की तरफ से संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, लेकिन अचानक से शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक दोस्तों। और मीडिया में चल रही चर्चा से पता चल रहा है कि अब टीएमसी के बाद शिवसेना यूबीटी को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा दोस्तों कि शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों को कैसे एकजुट रख पाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिनों के अंदर चुनौती और ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि शिवसेना यूबीटी के साथ साथ अब एनसीपी, एसपी वालों को भी तैयार रहना चाहिए और किसी भी तरीके की तोड़फोड़ की कोशिश पर पूरा अलर्ट रहना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्योंकि धीरे धीरे करके बीजेपी वालों का लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के लोग लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी और तमाम तरीके के डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल करके देश की संस्थानों को खत्म करती जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर फिर से बयान देते हुए कहा कि जब भारत की सोच, देश की आत्मा पर संकट हो, जब संस्थानों पर कब्जा हो, जब जनता की आवाज को दबाया जा रहा हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जिसे हम विरोध कर सकते हैं और वो है प्रतिरोध का रास्ता। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन हारा नहीं था, 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। हम एकजुट रहेंगे, जन जन को संगठित करेंगे, प्रतिरोध की ताकत पैदा करेंगे और बीजेपी और उसके भाजपा के संस्थानों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान सारे नेताओं को यह बात एकदम स्पष्ट कर दी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का यह कहना कि संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा और राजनीतिक तौर पर भाजपा को हरा पाना काफी कठिन बना दिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि संस्थानों के दुरुपयोग पर ये लोग उतारू हो गए हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की बात से कुछ नेता इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, जिसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी सांसदों को अपने साथ में लाने के लिए संस्थानों का इस्तेमाल करने लगी है। तो उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी की बात को मानेंगे कि संस्थानों का इस्तेमाल बीजेपी करके राजनीतिक तौर पर हालात को ऐसे बना चुकी है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना खासकर राजनीतिक तौर पर लगभग मुश्किल होता जा रहा है। तो अब एक ही रास्ता बचता है और वो प्रतिरोध का रास्ता बचता है, यानी सड़कों के संघर्ष, जनता की आवाज उठाने का मुद्दा बचता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया दोस्तों, जब अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी किया गया और छापामारी करने के लिए पहुंचे केंद्रीय एजेंसी की टीम ने अभिषेक बनर्जी के आवास पर छापेमारी करने के साथ ही दोस्तों उनका घर का ताला तक तोड़ दिया। सुबह सुबह नाटकीय और औचक कार्रवाई के दौरान राज्य के अंदर एक नया राजनीतिक गतिरोध देखने को मिला दोस्तों। भारी तनाव फैल गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई कथित वित्तीय धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े एक मामले में जुड़े सुराग और सबूतों को खंगालने के लिए किया गया दोस्तों। जैसे ही अभिषेक के आवास पर पुलिस ने पहुंचने
होने की खबर मिली तो ममता बनर्जी मौके पर पहुंची दोस्तों, लेकिन कुछ देर वहां रुकने के बाद चली गई। पश्चिमी मेदिनीपुर के सालबोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम का नेतृत्व कोलकाता पुलिस के जवानों की मदद से इस ऑपरेशन की शुरुआत 3 बजे सुबह की गई दोस्तों, यानी सुबह सुबह 3 बजे पहुंच गए और 4 घंटे से ज्यादा तक ये पूरा बवाल चलता रहा दोस्तों। पुलिस की अचानक कार्रवाई की जानकारी पूरे मुख्यमंत्री को मिली। ऐसे में दोस्तों कालीघाट स्थित घर का दरवाजा कई बार खटखटाया गया, जवाब नहीं मिला तो आरोप लगाया गया है कि ताला तोड़ दिया गया और घर के अंदर घुस गए। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ताला तोड़कर जबरन घर के अंदर घुसकर तलाशी करने लगी। पत्रकारों से कहा गया कि ताला तोड़कर तलाशी की गई। कुल मिलाकर दोस्तों अभिषेक बनर्जी को जेल में डालने के लिए पूरा का पूरा तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, पूरी फोर्स लगा दी गई है और सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी को आज नहीं तो कल ये लोग जेल में डालेंगे ही। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने पार्टी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है पंजाब के अंदर दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर और संगठन में किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इसे लेकर पार्टी ने एक सर्वे करवाया। सर्वे का जो नतीजा सामने आया दोस्तों, उसको लेकर पार्टी के अंदर विरोधाभास देखने को मिला। दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सर्वेक्षण में पार्टी को सरकार बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दोस्तों, और इस सर्वेक्षण के अंदर पंजाब कांग्रेस कमेटी को लेकर बड़े दावे किए गए हैं दोस्तों। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात कही गई है, जबकि PPCC यानी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वेक्षण के अंदर प्रदेश अध्यक्ष यानी राजा वड़िंग के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने के लिए बोला जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया कि दो अलग अलग तरीके के दावे सर्वे के अंदर हो रहे हैं। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने चुनाव को लेकर मतभेद को सुलझाने के लिए और गुटबाजी को रोकने के लिए दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया है। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों को जिम्मेदारी दी है, जिसमें अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को बोला गया है कि आप लोग पंजाब जाइए और पंजाब के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि किस तरीके से पंजाब के अंदर संगठन का विस्तार होना चाहिए और कैसे पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। हाईकमान पर्यवेक्षकों के द्वारा जो अपडेट आएगी और जो कार्यकर्ताओं की बातें सामने आएगी, उस आधार पर आगे फैसला लेने वाली है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 3 बड़े पोस्ट पर अपने लोग नियुक्त करने हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा को राजनीतिक पोस्ट देना है दोस्तों। ऐसे में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, किसको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और किसको अन्य जिम्मेदारी दी जाए, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एकदम सही कर रही है कि पहले सर्वे कराओ, फिर प्रवेशकों को भेजकर कार्यकर्ताओं से जानो, उसके बाद आगे फैसला लिया जाना चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के कार्ड की काट ढूंढ ली है अखिलेश यादव ने दोस्तों। आपको बता दें कि एक जो बड़ी अपडेट है वो ये कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिना शर्त समर्थन कर सकते हैं दोस्तों। सपा के द्वारा गोष्ठी यात्रा में मौजूदगी दिखाकर और अखिलेश यादव के द्वारा PDA बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। दरअसल अखिलेश यादव ने शुक्रवार 12 जून को एटा के अंदर कहा था कि शंकराचार्य भी PDA हो गए हैं और विधानसभा चुनाव 2026 में टिकट बंटवारे को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी भी पीड़ित, दुखी और अपमानित हो रहे हैं। इस सरकार में वह भी PDA हो गए हैं, इसलिए हम उनके साथ में हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेताओं के शामिल होने यानी जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा गविष्ठी यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों, गाय के संरक्षण के मामले को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। उन दोनों को जोड़कर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक साथ आकर 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को पूरी तरीके से चुनौती देने जा रहे हैं दोस्तों। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा का रुख एकदम सकारात्मक रहा है। यात्रा के बाद मुस्लिम और ईसाई वर्ग के लोगों ने भी खुलकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है और ये मांग एकदम जायज है और इसके बाद अलग अलग समाज के लोग इससे जुड़ रहे हैं, जो अच्छी बात है। कुल मिलाकर दोस्तों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा की जा रही यात्रा, उसके बाद मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति हो रही है दोस्तों, उस राजनीति को रोकने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के गौ संरक्षण के तथाकथित मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया गया तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि गौशाला बनाए और गाय संरक्षण करे। अगर कहीं भी गाय किसी बुरी हालत में दिखाई देती है दोस्तों तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन बीजेपी के लोग इस मामले को लेकर डर चुके हैं और यही बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ उल्टा बयान देते हुए कह रहे हैं कि गाय को कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात पता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बुरी तरीके से बैकफुट पर है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता और विलावल कोड विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुकी विजय धारणी ने आखिरकार अपना राजनीतिक पाला फिर पलट दिया है दोस्तों। पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, इसके बाद ये थालापति विजय की पार्टी TVK में शामिल हो गई है। चेन्नई के पेनियूर स्थित पार्टी मुख्यालय में TVK के पार्टी मुख्यालय में पहुंची और इस दौरान उन्होंने थालापति विजय का पूरी तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया है। विजय धारणी ने फरवरी 2024 में लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद पार्टी छोड़ दी थी दोस्तों। इसके बाद
उन्होंने अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। दक्षिण तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा भी एक टाइम में रह चुकी हैं, तो थालापति विजय की पार्टी में शामिल होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वाली विचारधारा की तरफ ये वापस रुख कर रही है दोस्तों। और टीवी के पार्टी धीरे धीरे करके कई सारी पार्टी के नेताओं को अपने साथ में शामिल करके कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक मजबूत और संगठनात्मक तौर पर मजबूत पार्टी बनाकर तमिलनाडु के अंदर काफी लंबे समय तक राजनीतिक सत्ता में रहने का पूरा जुगाड़ बना चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विजय की टीवी के बीजेपी की ज़िरोक्स हो गई है। यह बयान दिया है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दोस्तों। एम के स्टालिन कहते हैं कि तमिलनाडु में थालापति विजय की सरकार यानी टीवीके की सरकार आने के बाद से काफी दिनों तक एम के स्टालिन चुप रहे थे दोस्तों, लेकिन एम के स्टालिन अब खुलकर बोलने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि अब तमिलनाडु में जिन वोटरों ने टीवीके को वोट दिया था उन्हें लग रहा है कि उन्होंने वोट क्यों दिया, वो पछता रहे हैं। इस सरकार में अपराध बढ़ गया है, हर न्यूज चैनल पर गंभीर अपराधों की खबरें सामने आ रही है। हाल ही के अंदर श्री वेंकुटम में सत्ताधारी पार्टी के एक कार्यकर्ता पर उत्पीड़न के आरोप लगे। टीवी के कार्यकर्ताओं से महिलाओं को बचाने की जरूरत है। थालापति विजय को लेकर एम के स्टालिन काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब एक अभियान चलाने जा रही है। 17 तारीख को राहुल गांधी राजस्थान कोटा में मौजूद रहेंगे, यानी जहां पर छात्र तैयारी करते हैं नीट और अन्य कॉम्पिटिशन की, वहां राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे दोस्तों। 17 जून को कोटा में, 10 जुलाई को राहुल गांधी इलाहाबाद में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 11 जुलाई को पटना के अंदर छात्रों से राहुल गांधी की बातचीत होने वाली है। 14 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों से बात करेंगे। तो ये सारे के सारे सेंटर है दोस्तों जहां पर देश के युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोटा भी गढ़ है जिसमें नीट और आईआईटी की तैयारी होती है। इलाहाबाद यहाँ पर पीसीएस और रेलवे वगैरह की जमकर तैयारी होती है। पटना में भी रेलवे और पीसीएस और अन्य जॉब को लेकर अच्छी खासी तैयारी होती है दोस्तों। दिल्ली भी यूपीएससी और तमाम बड़ी परीक्षाओं का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में राहुल गांधी खासकर उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों जहां पर ज्यादा से ज्यादा छात्र मिलेंगे और छात्रों से परीक्षा के बारे में चर्चा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देश के अंदर छात्रों के अंदर एक बहुत ज्यादा गुस्सा है दोस्तों। राहुल गांधी इसी बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम के जलकर राख होने को लेकर और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है। अभी राजनीतिक दलों पर हमले हो रहे हैं, देश में तानाशाही लाने की तैयारी चल रही है। और उन्होंने कहा कि आज अगर हम नहीं जागे तो फिर यह कभी नहीं रुकने वाला। पश्चिम बंगाल में ईवीएम जल गई क्योंकि सवाल खड़ा हुआ था कि जिस गाँव के अंदर 97% मुस्लिम वोट है, वहां पर 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल गए। सवाल खड़ा हुआ था कि 4000 ईवीएम, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जला दी गई। देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी चल रही है और ये बड़े स्तर पर हो भी चुका है। शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। जो कुछ घटित हो रहा है उससे पता चलता है कि देश के अंदर तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी चल रही है। 10 जून को 9 मंजिला इमारत में आग लगी थी, भीषण आग लगी थी दोस्तों। यानी सोचिए कि देश के अंदर अभी जो 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के मामले को लेकर आ रही रिपोर्टों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, तो आगे की खबर पश्चिम बंगाल के अलीपुर इलाके से सामने आ रही है। दक्षिण कोलकाता के उस क्षेत्र से सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 1 सीट भी नहीं जीता था और इस बार 10 सीटें बीजेपी जीत गई दोस्तों। और यह भी दावा किया जा रहा है कि 10 विधानसभा जहां बीजेपी जीती थी वहां पर ही आगे की सबसे बड़ी घटना सामने आई है, यानी वहां के ईवीएम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। देखते हैं 9 पन्नों की रिपोर्ट के बाद अगला क्या बयान सामने आता है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी अगले हफ्ते शुक्रवार को होने वाले जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के एक बड़े रोजगार अभियान से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक युवा कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है। एक ही दिन में 5 से 10 हजार रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस जॉब फेयर में 150 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन के जरिए एक ही दिन में 5000 से 10,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम को अपने देशव्यापी अभियान रोजगार, न्याय और जवाबदेही का हिस्सा बता रही है। पार्टी का कहना है कि एक तरफ वह पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है, दूसरी ओर युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जॉब फेयर में निजी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग जॉब फेयर का आयोजन करते हुए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर
पर कोशिश कर रही है कि बेशक वो सरकार में नहीं है, लेकिन जितनी पावर उनके पास है एक पार्टी के तौर पर, जितनी कंपनियों को बुला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन सबको बुलाकर इंटरव्यू कराया जाए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने कभी बीजेपी के द्वारा इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा, बीजेपी की सरकार भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करती दोस्तों, लेकिन वही है कि जिसके मन में ये एक संकल्प है कि आम जनता को रोजगार मुहैया कराना है, खासकर युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं के प्रति समर्पित रहना है, तो वो ऐसे कार्यक्रम कराएगा ही और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर आरएलएम पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर राजनीति में सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। और बीजेपी के लोग क्योंकि परिवारवाद से बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं दोस्तों, यानी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चल रहा है। जब मुख्यमंत्री ही परिवारवाद के तहत बनाया गया है, तो ये किसी एक व्यक्ति को उनके पिता के नाम पर कैसे दूर रख सकते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा को कैसे बोल सकते हैं कि आपके बेटे को हम मंत्री नहीं बनाएंगे परिवारवाद के तहत। लेकिन यही बड़ा कारण दोस्तों कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर दबाव तो बना रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जो खुद परिवारवाद के तहत है, सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एमएलसी नहीं है और उनको 6 महीने के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, तो हम लोग उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारे साथ में रहे और मंत्री बने रहे। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका ने भारतीय नागरिकों की हत्या के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया है दोस्तों, यानी बीजेपी की सरकार को अमेरिका ने आईना दिखा दिया। आपको बता दें कि सेक्रेटरी रूबियो ने कॉल किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को, और कॉल के दौरान जो बातें उन्होंने कही है दोस्तों बीते दिन, वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैंने आधिकारिक तौर पर इस बात को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो ये वेसल पाए गए हैं, वहां पर जो अटैक किया गया जिसमें ज्यादातर भारतीय लोग घायल हुए हैं दोस्तों, 3 भारतीयों की मौत भी हो गई है। तो इस मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया गया है, लेकिन दोस्तों दबाव कुछ काम नहीं आ रहा और साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी कमर्शियल वेसल है उन सबको अमेरिका के द्वारा थोपा गया नियम मानना पड़ेगा। यानी अमेरिका का विदेश मंत्री खुलकर, विदेश सचिव खुलकर ये बात बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसे बिल्कुल डर रही है और वो हमले का बिल्कुल शोक नहीं मना रहा, बल्कि कह रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके से वायलेशन करेगा, यानी हमारे जो नियम है जिसमें हमने बैन लगा रखा है कि ईरान से तेल नहीं खरीदना, अगर ये नहीं बंद होगा तो हम लोग जहाजों पर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। और ऐसे जहाज जो ईरान से जा रहे हैं दोस्तों, उसमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में है और ये जो हमला हो रहा है इसमें भारतीय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। और बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बैकफुट पर है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के द्वारा तो एक शब्द नहीं बोला गया है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दर्शन में दान के रूप में आने वाली श्रद्धालुओं की श्रद्धा और धन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा विवाद गर्मा गया दोस्तों। राम मंदिर में दान पत्रों से कथित तौर पर पैसे चोरी होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि इन आरोपों और इसके बाद जो फैली अफवाह है उसमें भक्तगणों की आस्था को झकझोर करने वाली बड़ी अपडेट आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मोर्चा संभालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वो उच्च स्तरीय जांच एजेंसी के तहत एसआईटी बनाकर मामले की जांच करवाएंगे दोस्तों। लेकिन जब काफी दबाव बनाया गया तब जाकर योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का ये घोटाले का मामला है दोस्तों, जहां पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे उसने करोड़ों की जमीन खरीदी है। जब ये खुलासा हुआ तो सब चौंक गए और राम मंदिर में दान पत्र में हुए जोरदार तरीके के इतने बड़े करप्शन को लेकर दोस्तों स्थिति काफी ज्यादा गंभीर। और अखिलेश यादव के साथ साथ स्वामी अवधूतानंद सरस्वती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है दोस्तों। इससे पहले भी राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो चंदा जुटाया गया था उसमें घोटाले के घपले के कई गंभीर आरोप लगे थे दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और ये चुनावी टूल किट के रूप में इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जब जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आते हैं तब चर्चा शुरू हो जाती है कि शिवसेना यूबीटी टूट रही है। एजेंसियों का दुरुपयोग करना इनका रोज का काम बन चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान किया और अब ये शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी भी इस बात को मनाही नहीं कर रही है कि शिवसेना यूबीटी के अंदर पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अपनी शिवसेना को मजबूत करना है, ये साबित करना है कि उनकी शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है। विधानसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने ये बात प्रूव कर दी दोस्तों, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना यूबीटी, शिवसेना एकनाथ शिंदे से काफी ज्यादा सीटें जीत गया दोस्तों। इससे पता चला कि कहीं ना कहीं असली जो शिवसेना है वो जनता अभी भी सांसद
वाले चुनाव में तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ही मानती है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने और सांसदों को तोड़ने के प्रयास में पूरी तरीके से लगे पड़े हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं पर बंगाल के अंदर बीजेपी ने सारी लिमिट फिर से पार कर दी। दोस्तों भाजपा के लोग हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों की प्रताड़ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर बैरकपुर में बीजेपी के विधायक कौस्तव बागची का एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें वो महिलाओं के लिए शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना अन्नपूर्णा योजना के सरकारी कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाने का दबाव बनाया गया। दोस्तों 3 जून 2026 को बैरकपुर के अंदर सुकांता सदन के अंदर आयोजित बीजेपी की महिला कल्याण योजना अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान जिसमें कौस्तव बागची भी शामिल हुए थे, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विधायक को ऑडिटोरियम की पहली पंक्ति में बैठी एक महिला से बातचीत करते हुए देखा गया। दोस्तों हल्के फुल्के अंदाज में कौस्तव बागची महिला से पूछते हैं कि बीजेपी आपको देश से बाहर नहीं निकाल रही है। इसके बाद वो पूछते हैं कि बीजेपी अच्छी है या बुरी है। महिला ने धीमी आवाज में जवाब दिया। दोस्तों इसके बाद बीजेपी के नेता कहते हैं कि बीजेपी 3000 रुपए दे रही है, इसलिए आपको भारत माता की जय बोलना होगा। इसके बाद महिला पर भारत माता की जय बुलवाने के लिए दबाव बनाया गया। दोस्तों एक तरीके से मुस्लिम महिला का प्रताड़ना करने का सीधा सीधा मामला सामने आया है और बीजेपी के विधायक कौस्तव बागची साफ तौर पर ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है दोस्तों की बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले बयानबाजी उल्टा सीधा मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर देते थे, दोस्तों आज ये सारे के सारे विधायक बन गए हैं, जिस कारण से पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को हर स्तर पर प्रताड़ना की जा रही है। यानी सरकारी कार्यक्रम के अंदर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत